आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में दरअसल आज हम बात करेंगे रूस के बारे में। रूस एक बड़ा ही जो है अलग किस्म का देश है। और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही विशाल देश है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में जानना भी चाहते थे कि रूस में क्या ऐसी चीजें हैं जो रूस को एक अनोखा देश बनाती है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है आज सीधा लाइव जुड़ रहे हैं रूस से मेरे परम मित्र इलिया भाई। और आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि दो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, 2021 की और 2023 की। तो आप उन प्लेलिस्ट में से वीडियोस देख सकते हैं। मैं इनके घर में होके आया हूं तो आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी कि इलिया भाई कौन है और सबसे बड़ी बात है ये इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेते हैं। तो आइए जी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इलिया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए वीडियो में। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो आज हम दरअसल बात करेंगे रूस के बारे में। तो इलिया भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे। हालांकि मैं भी आप रूस जो है आपके घर पे होके आया हूँ और लगभग 3 बार मैं रूस घूम आया हूँ। लेकिन आज भी रूस मेरे लिए सच में एक अचंभित करने वाला देश है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रूस कितना बड़ा देश है। आप इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि थोड़ा सा आप बताइएगा कि एक तरफ यहाँ वहां पे नाश्ता हो रहा होता है, एक तरफ जो है वहां पे शाम का भोजन हो रहा होता है। तो आप बताइएगा बिल्कुल। कितना बड़ा देश है। ये देखिए, ऐसा है कि भारत एक देश सभ्यता है, जी। तो रूस भी एक सभ्यता है। पश्चिम से पूरब की तरफ रूस की लंबाई है 11,000 किलोमीटर। 11,000। हाँ, मान के चलिए कि अगर एशिया के हिसाब से तुर्की से लेकर चीन के अंदर, चीन तक रूस का फैलाव है, एक बार है। जी। और रूस का एक जो खंड है, यकूतिया गदराजिया, जिसका क्षेत्रफल भारत के बिल्कुल बराबर है। क्या बात है। मतलब एक रूस का एक रीजन है जो भारत के बराबर है। हाँ, और कुछ ऐसे भारतीय होते हैं जिनको पता नहीं है कि रूस मुख्यतः एक एशियाई देश है। वो 2/3 से ज्यादा एशिया में आता है। जी। मगर जो रूस की राजधानी मॉस्को है, वो यूरोप में है, इसलिए रूस को यूरोप माना जाता है। अगर रूस की राजधानी कहीं एशिया में होती तो वो एशियाई माना जाता है ना। जी। 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 जिस तरह तुर्की से हुआ, जब तुर्की की राजधानी इस्तांबुल थी तो वो यूरोपीय देश बना जाता था। जब स्थानांतरण हो गया राजधानी का अंकारा की तरफ, तो वो एशिया हो गया अचानक। जी। 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 मैं हैरान हो गया था जब मैंने सबसे पहली बार सुना था। पहले दरअसल मैंने कहीं पे शायद से गलत पढ़ा था कि रूस में 7 टाइम जोन है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि रूस में 7 नहीं है, 11 टाइम जोन है। दर्शकों नहीं, के लिए बता दूं। 7 7 पहले 11 थे, अब 7 जोन हो गए। अच्छा, पहले 11 थे, अब 7 हो गए हैं। पहले 11 थे, अभी और कम हो गए। हाँ, दरअसल रूस में जो समय होता है हम्म। वो हर क्षेत्र के लिए अलग होता है। पहले +1 भी था, अब +1 नहीं है। मॉस्को जोन है और बाद में +2 जोन है। अच्छा। और यकूतिया विश्व का एकमात्र ऐसा खंड है जिसे एक खंड के अंतर्गत 3 समय होते हैं। मतलब एक आप कह सकते हैं ब्लास्ट राज्य है, राज्य हम कह सकते हैं उसको कि हाँ, एक खंड, राज्य के हाँ। अंदर में 3 जो है तरह का। नहीं, वो है यकूतिया। वो है यकूतिया। यकूतिया का क्षेत्रफल भारत के बराबर है, लेकिन आबादी के हिसाब से बस चंडीगढ़ के बराबर है। आबादी के लिहाज से सिर्फ चंडीगढ़ के बराबर है। क्या? क्या बात है। अच्छा, रूस जो है इतना बड़ा है
लेकिन आबादी जो है बहुत कम है रूस की। लगभग जितना बड़ा देश है उसके हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि ना के बराबर है वहां की आबादी। मैंने रूस में एक चीज जो है नोटिस की है, वो ये थी कि मैं जहां पे भी जाता हूँ रूस में, ज्यादातर जो है मुझे महिलाएं नजर आती हैं। चाहे वो हाँ। बस में हो गया, चाहे किसी स्टोर में हो गया, या कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो वहां पे महिलाएं काम करती हुई नजर आती हैं। और हम्म। एक मैं आपको दर्शकों को एक बड़ा ही अजीब शायद आपको लगेगा कि एक बार मैं मॉस्को गया तो एक मैं पब्लिक टॉयलेट में गया वहां पे, दरअसल वो एक शॉपिंग मॉल था। तो एक महिला, मतलब जो जेंट्स टॉयलेट था उसके पीछे आके सफाई कर रही थी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई उस बात को लेकर कि महिला क्या कर रही है हमारे टॉयलेट में। और वो बड़े आराम से साफ सफाई करके अपने आप चली गई वहां से। ये तो रूस में हर कहीं भी महिलाएं नजर आती हैं। वर्तमान रूस क्या है, नारी प्रधान देश है। रूस में पुरुष के मुकाबले जो महिलाएं वो बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है। और जो अनुपात है, हम्म। 1,000 पुरुषों के लिए 1152 महिलाएं आ जाती है। 1000 पुरुषों के तुलना में 1152 महिलाएं हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। इस इस लिहाज से हम्म। रूस पहले स्थान पर आता है। अच्छा, तो ऐसा जी। दर्शकों को आप बताइएगा कि ये कैसे हुआ, जो ये लिंग अनुपात है ये किस तरह से ऐसे बिगड़ गया रूस का ये बहुत ज्यादा। पहले ऐसा नहीं था। ये सब हुआ विश्व वीर युद्ध के बाद, जब रूस को भारी नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि 27 मिलियन लोग मारे गए थे। जी। ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जहां अपना शहीद ना हो, जहां अपने योद्धा ना हो। जी। और जब युद्ध समाप्त हुआ हम्म। तो महिलाओं को ऐसा लगा कि और कुछ भी नहीं है, पुरुष नहीं है। हर परिवार में कोई ना कोई मर्द गायब हुआ या मारा गया था। तो जो बोझ है, वो सारा बोझ महिलाओं के कंधों पर चढ़ गया ना। एक हाँ। चीज मुझे याद आई इलिया भाई, बेल्गोरोड में एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। वो सर्गी भाई के दादाजी थे जिनके साथ में मेरी वीडियो भी हैं। तो उन्होंने मुझे, जब वो बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि उनके प्रांत में जब जो जर्मन जो सेना थी जब वो आई, तो वो महिलाओं की गोद से बच्चों का लिंग देख के कि भाई ये लड़का है तो इसको चैन, जो टैंक की चैन होती है कहते हैं, उन्होंने छीन छीन के उसके नीचे डाल दिया था। यानी कि जो वो चाहते थे, जो हिटलर है वो चाहता था कि रूस में जो इनकी जो अगली पीढ़ी है वो खत्म हो जाए पूरी तरह से। वो हाँ। एक बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि वो मर्दों को, यानी कि मेल बच्चों को वो जो है टैंक की चेन के नीचे जो है कुचलवा रहे थे। हाँ, ये भी बात है, ये भी कड़वा सच है। इसलिए महिलाओं ने क्या सीखा है? महिलाओं ने सीखा है कि हम अकेले रहेंगे, हमें कोई भी पुरुष की जरूरत नहीं है। और बाद में जब पीढ़ी आई है, ये जो पीढ़ी महिलाओं के बीच में पली बड़ी थी। नानी, हाँ हाँ। माँ, हाँ। बेटी, पोती। अच्छा। और जहां कोई भी मर्द नहीं है। हाँ हाँ। ऐसे अभी भी बहुत सारे परिवार हैं जहां बस महिलाएं ही रहती। अच्छा। बहुत सारे परिवार है, बहुत ऐसे सारे घर होते हैं। हम्म। और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी है। हम्म। ये महिलाएं इतनी स्वतंत्र है, और इनकी स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं है। अच्छा। मेरे सामने, आपको याद है घर जिसकी मुरम्मत की गई थी ना? जी तो जी। बिल्कुल पास में एक घर भी है जिसकी महिला अकेले है, और ये बोलते हैं मुझे किसी भी पुरुष की जरूरत नहीं, उसकी बेटी है। बेटी की जब शादी हुई है, माँ उनके घर घुसकर बेटी को वापस खींच लाने लगी ना, खींचने अच्छा। लगी वापस। तो बेटी वापस आई है पति को छोड़कर। अच्छा। हम्म। तो ये सबसे दुखद बात ये है, दुखद जी, सच ये है समझ सकता कि हूँ। ये महिलाएं अपने बच्चों के परिवारों को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना है। हाँ हाँ। मैं अगर चाहूं तो कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी बेटी की शादी हुई, ठीक है,
बच्चा आएगा तो बाद में मैं किसी न किसी योजना बनाकर बच्चे को वापस बुला लूंगी, या इनकी घर बर्बाद कर लूंगी। अच्छा। अगर शादी नहीं हुई तो वो सब कुछ करेगी कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। अच्छा। मैं यहाँ इस घर में कभी भी किसी भी पुरुष को कदम रखने नहीं दूंगी, या किसी भी चूजे को कदम रखने नहीं दूंगी। अच्छा। मेरे बेटा हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। हम्म। बाद में वो मर जाएगा, खुशी होगी, लेकिन मैं चाह वो मर जाए, मैं उससे किसी के साथ रहने नहीं दूंगी। ओहो। ऐसी महिलाएं बहुत हैं। तो यानी कि आप कहने का मतलब है कि जो रूसी महिलाएं हैं वो अकेले जिम्मेवारी परिवार की पूरे संभालती हैं, खुद सारे काम करती हैं। पूरे संभालते हैं, हाँ पूरे संभालते हैं। मगर मैं बस रूसियों की बात करता हूँ। मैंने भी देखा है कि रूसी महिलाएं अब जो है बहुत सारी तो शादियां नहीं करना चाहती हैं, फिर आगे परिवार बढ़ेगा नहीं, तो रूस की आबादी तो फिर घटती घटती ही रहेगी हर बार। वैसे देश बिल्कुल। कैसे चलेगा? अभी ऐसा है, अभी कुछ ऐसे नए कानून पारित कर दिए गए हैं कि महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म दें। और अभी एक कानून पारित कर दिया गया था कुछ दिन पहले कि जो नाबालिग जो बच्चियां होती हैं, हाँ। जिनकी गर्भावती स्कूल में हो जाती हैं, हाँ। हाँ। गर्भवती होती है, उनको सरकार की ओर से इनाम मिलेगा 1 लाख रुपए। अच्छा। हाँ। तो ये क्या है, तो ये सिखाया जाता है कि तुम बिना पति को बच्चे को जन्म दो। यानी कि रूस में जो है अभी जो आबादी है वो इतनी घट रही है, इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी। और ये डर रहेगा कि हमेशा कि रूस की जो आबादी है अगर इस तरह से चलता रहा तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। कि रूस में जो मीठे पानी की एक झील है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसमें कि लगभग मैं कहीं पढ़ रहा था लगभग 20% से भी ज्यादा का जो पूरी दुनिया का पानी है वो एक झील में, और वो रूस के पास है। हम इसको झील नहीं कहते हैं, ये रूस के लिए सागर है, बाइकाल सागर है। अच्छा, आप सागर कहते हैं? जहां हाँ। जहां झील का एक बहुत बड़ा टापू है, ओल्फोम। हाँ। हाँ। ये आदिवासियों का घर है। अच्छा। एवेन के और बुरात आदिवासी होते हैं दोनों, शमान और लमा, जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, इन इसके अनुयायी हैं। हाँ। हाँ। इनका जो मूल घर वही बाइकाल है और रिश्ता मंगोले से है। तो कितना बड़ा है जो मैं एक कहीं पढ़ रहा था कि जो बाइकाल जो सागर है, आ, उसका जो तटीय क्षेत्र है, आप सोचिएगा अगर मैं यहाँ से चल के ऐसे गोल घूमूं इसके चारों तरफ तो 2100 किलोमीटर की ये झील बन जाती है। बिल्कुल। दरअसल इसकी जो लंबाई है 600 किलोमीटर। अगर आप पूरब की तरफ ट्रेन से जा रहे हैं जी। तो जो रेल मार्ग है हाँ। वो किनारे के साथ साथ चलता है ना, जी। तो खिड़की देखते रहो 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे पांच लगते घंटे 5 घंटे, और बस एक तरफ, क्योंकि जो सेवरा बाइक काजिक है वो हैं? बिल्कुल उत्तर में है और नीचे इरकुत्स्क है। तो देखिए, वहां किश्तियां जहाज भी चलते हैं। हैं कि आप कितनी बड़ी ये झील है, मतलब हमारे आप सोचिए पूरा राउंड अगर इसमें कोई चलना चाहे तो 2100 किलोमीटर, मतलब इतनी बड़ी झील है कि सोच के भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो इससे हम्म। आप समझ सकते हैं कि जो रूस है वो कितना बड़ा देश है, कितना विशाल देश है। अच्छा, एक बात है इलिया भाई, एक बार मुझे शायद से बिश्केक में मुझे एक ट्रैवलर मिले थे, वो थे यकूतिया में, यकूतिया से। तो मैंने उनसे हाँ, पूछा था, ऐसी बातचीत चल रही थी आपके यहाँ पे क्या होता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ पे किसी भी तरह का फल और किसी भी तरह की सब्जी पैदा हो ही नहीं सकती। यकूतिया। Yeah, we don't have fruits. एनी फ्रूट्स? Any fruits. ओके। सो Zero. zero fruits. Zero, yeah, yeah, How yeah. much is the actual temperature there in Yakutia, usually in winters? In winter, In winters. temperature approximately 60. But if you go into the north side, you can feel 70, 72 degrees minus. -72 डिग्री? Yeah. -72 डिग्री टेम्परेचर होता है इनके यहाँ पे। तो ऐसे ही बातचीत चली, मैंने पूछा कि आपके यहाँ पे कौन सा फल, कह रहे हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। तो जब बातों करते हुए उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ, तो मैं गिनाने लगा भारत में कौन से, तो आम पे वो अटके। तो मैंने पूछा कि आम कितना का है,
तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। मैंने कहा क्यों? तो वो कहते हैं कि आम तो हमारे यहाँ कोई वीआईपी लोग खाते हैं। कहते मैंने तो देखा भी नहीं है, मैंने तो, कहते कि कभी पूछना तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब थोड़ा यहूदिया के बारे में बताइए कि मतलब वहां पे कुछ भी नहीं होता। हाँ। उत्तरी उत्तरी इलाकों में कुछ तो भी नहीं हो सकता, वहां बस क्या हिमराज्य है ना। जी 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 जी। रूस में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि रूस में किसी भी देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जिसको दुनिया जो है ट्रांस साइबेरियन ट्रेन के नाम से जानती है और बहुत पुरानी है। और बहुत सारे ट्रेवलर का सपना होता है कि इस ट्रेन में एक बार सफर करें। इस ट्रेन में हाँ। एक जगह से, यानी कि मॉस्को से, दरअसल ये व्लादिवोस्तोक के लिए जाती है। आप इलिया भाई बताइए जरा इसके बारे में, ये कितना लंबा रेल मार्ग है ठीक और है, कितने आकर्षक। मैं बता रहा हूँ, ये जो ट्रांसीब है, ये रूसियों के लिए एक सजा है। सजा है? अच्छा। एक सजा है। जब मेरा नाना जवान था, हाँ। तो उसे चिता जाना पड़ा ना, जहां मेरी माँ का जन्म हुआ, जी जहां मेरी माँ जन्मी थी ना, जी मनगोलिया, वही उस देश। जी। उस दौर में चिता पहुंचने में उसे 12 दिन लगे। 12 दिन? हाँ, 1950 में। अच्छा जी। हाँ। अब जो पूरा रोज है, इसे पार करने में 6 दिन लगते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा है। बहुत। समझो, एक कोने से दूसरे कोने तक 1 हफ्ता लगता है, लेकिन ये कोना कहाँ है? मॉस्को। जी। और पीछे जाओ, यूरोप जाओ, कहाँ, कलिंगराड जाओ या कहीं और जाओ। द- मान के चलो, तुम जा रहे हो व्लादिवोस्तोक, कहाँ से? मुर्मक से या सोची से? जी। और वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा। बहुत बर मुरमंस की यार, सोची से तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। मुझे लगता है कहीं 12-13 दिन ना लग जाए। किसी को एक हफ्ते में ट्रेन में ही रहना है, उनका खाना भी, डिनर भी वहीं पे, लंच भी वहीं पे, ब्रेकफास्ट भी फिर नेक्स्ट डे, अगला दिन, उससे अगला दिन, फिर नहाना धोना। आप सोचिए। आप सही कह रहे हैं, ये सच में सोच के भी हैरानी होती है कि रूस कितना विशाल देश है। और इस विशाल देश की जो जनसंख्या है वो भारत के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। रूस के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी इलाके हैं, उनमें और क्या क्या चीजें। जो ताइगा है, हाँ हाँ। जो जंगल है, जो दुनिया का विशालतम वन है, जी वही ताइगा है। जी। और एक चीज और है कि दुनिया का सबसे जो ठंडा इनहेबिटेड प्लेस है वो भी रूस में है। जो मैं बता रहा था, जो मुझे मिले थे, तो वो कहते थे कि वहां पे जैसे मान लीजिए कार है, अगर आप मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप कहीं जाते हैं तो हम लोग कहते हैं गाड़ी को बंद नहीं करते हैं। अगर आपने एक बार गाड़ी बंद कर दी तो वहीं जाम हो जाएगी। तो वो उनको, जब तक वो मान लीजिए मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, तो तब तक वो गाड़ी ऑन रहेगी। वो वापस आएंगे, गाड़ी ऑन रहेगी, फिर अपने गैरेज में ले जाके, क्योंकि उनके जो गैरेजेस हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, उसमें वो खड़ी बिल्कुल, कर सकते हैं, नहीं तो गाड़ी जम जाएगी। बिल्कुल। So can I switch it off or I need to just keep it on all the day? Only in the car house. Only in the car You house? can stop the engine I because cannot stop engine anywhere else in the yes, city? yes, Okay, wow. because your engine with oil Uh-huh. freeze It will and freeze you everything. don't start your car. अगर सुबह आपने गाड़ी स्टार्ट की है तो वो घर आके ही स्विच ऑफ होगी। अगर आपने कहीं और कर दी तो गाड़ी वहीं पे जाम हो जाएगी। मेरे लिए ये कुतिया एक अलग देश है। क्यों? क्योंकि यूकुतिया से भारत करीब है, हाँ हाँ। भौगोलिक दृष्टि से। जी। वाराणसी से भारत करीब है, यूकुतिया बहुत दूर पड़ता है। अच्छा इलिया भाई, और सबसे बड़ी बात है रूस की, जो मेरी फेवरेट नदी है, जिसको कह सकते हैं कि रूस की गंगा, और मुझे नाम भी बड़ा पसंद है उसका, वो है वोल्गा। तो वोल्गा के बारे में कुछ बताइए, कितनी बड़ी नदी। वोल्गा यूरोप का सबसे लंबी दरिया है ना, सबसे लंबी नदी है। रूस के पास यूरोप की में सबसे लंबी। ना सिर्फ देश बड़ा है, यहाँ पे सब चीजें, ट्रेन सिस्टम भी सबसे बड़ा है, नदियां भी सबसे बड़ी है, झीलें भी हम्म। सबसे बड़ी है। भगवान ने सब कुछ एक साथ ही दे दिया, सब बड़ा बड़ा।
लेकिन रूस के आगे, व्लादिवोस्तोक के आगे और कमचातका है और चुकोतका भी है जो और आगे है। लेकिन वहां कोई रेल मार्ग अब तक नहीं बना है, नहीं बनेगा। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रूस में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां तक ना रेल है ना कोई सड़क है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बाई एयर पहुंचा जा सकता है, जिसमें से शायद अनादर भी है जहां पे। अनादर भी है, चुकोतका की राजधानी है। हाँ, ये तो सामने तो बिल्कुल अमेरिका है। क्या बात है, सामने तो बिल्कुल अमेरिका है। अमेरिका के सामने है। आप सोचिएगा, पूरब की तरफ जाते जाते आप पश्चिम को सामने हाँ, से देखते हैं। क्या बात है। अच्छा इलिया भाई, दरअसल जो है समय की समाप्ति है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच में बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे पास समय है जो है बहुत ही कम था आपसे बात करने के लिए। आपसे अगले बार एक किसी और वीडियो में जरूर मिलेंगे।